वाली संख्या यानी ऐसी संख्या जो गिनती में इस्तेमाल की जाती है, गिनती में प्रयोग की जाती है, वो संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली, इस्तेमाल होने वाली सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से, है ना। तो यानी सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो कौन सी हो गई? एक। लेकिन गिनती हम लोग कहीं तक भी गिन सकते हैं, मतलब प्राकृत संख्या उसका कोई अंत नहीं है। तो इसका मतलब कि प्राकृत संख्या अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है ना। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो वो क्या है? एक है। ठीक है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। और ये जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह होता है, जैसे मान लो एक है ना, 1 2 3 4 5 ये सब 6, यानी आगे जाते तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को n से, यानी नेचुरल नंबर का, नेचुरल का सबसे पहला अक्षर क्या होता है? n होता है, तो इसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे डिनोट करते हैं? n से। ठीक है, नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? एक। देखो, एक से शुरू होती है ना प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी एक होगी, है कि नहीं? तो एक हो गया तुमको सबसे छोटा प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, या फिर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मान लो कोई पूछे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो क्या कहोगे? गिनती, यानी गिनती में इस्तेमाल होने वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब दूसरी संख्या क्या आती है? देखो, अगर प्राकृत संख्या के समूह में, यह भी प्राकृत संख्या है ना, इसके समूह में अगर हम 0 को शामिल करते, पहले 0 दे, फिर 1 2 3 4 5 6, देखो इस तरह से। तो हम अभी क्या किए हैं? प्राकृत संख्या का ये समूह था ना, इस समूह में हम 0 को शामिल कर दिए। किसको शामिल कर दिए? 0 भी नंबर है। हाँ, 0 भी नंबर है। ठीक है, तो 0 को जब शामिल कर दिए इस नेचुरल नंबर के समूह में, तो फिर ये जो एक समूह, एक नया समूह, एक अलग समूह बन गया। तो इस समूह को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। यानी इसको यानी ऐसे कहोगे कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह या समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वैसी संख्याओं का समूह होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पूर्ण संख्या। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है ना, पूर्ण संख्या। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में या समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, तो वो संख्याओं का जो समूह बनेगा उसको क्या कहेंगे? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्लियर है? अब देखो, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो देखो, 0 से जब पूर्ण संख्या शुरू होगी तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, लेकिन इसका अंत अपरिमित रूप से अनेक, मतलब कुछ भी हो सकता है, अपरिमित संख्या हो सकती है पूर्ण, तो अंत इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अंत के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर शुरू होने की बात की जाए तो शुरू तो एक 0 से होगा ना, तो 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो गया ना। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर इसी समूह में फिर ये जो समूह बना नया, अब देखो इस जो होल नंबर होता है ना, इसको W से सूचित किया था। किससे? W से लिखा है। ठीक है, हाँ, होल। देखो ये WHOL इसका स्पेलिंग होता है ना, तो होल इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग किससे होता है? W से, तो इसको W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखोगे इसको। अब ये जो समूह, मतलब प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिए तो वो पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन अब अगर पूर्ण संख्या के समूह में हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें,
ऋणात्मक संख्या मतलब जो माइनस वाली संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3 इस तरह की संख्या है ना। तो देखो अभी देखो जैसे हाँ, तो देखो जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो सब 0 से छोटी होती है, ठीक है। यानी 0 से पहले कौन सी संख्या आती है? माइनस वाली, यानी ऋणात्मक संख्या आती है, ठीक है। तो इसके समूह में जो हम 0 से पहले लिखेंगे ऋणात्मक संख्या, तो किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ, है ना, इस तरफ लिखेंगे। तो देखो पहले मान लो हम -3 से शुरू करते हैं, -3 -2 -1 फिर 0 1, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता चलेगा और इस तरह से इधर, ठीक है। तो -3 -4 -5 -6। अब एक बात बताओ, एक, ठीक है, ऐसे ही ये -2 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा, वेरी गुड। तो क्यों बड़ा है -1? क्योंकि माइनस यानी ये ऋणात्मक में छोटा है ना, अब इसके पास कम कर्ज है, इसके पास ज्यादा, तो बड़ा ये है, छोटा ये है ना। हाँ, इसी तरह फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, हमारे मतलब इसके बाद हम जितनी संख्या लिखते चले जाएंगे वो सब एक दूसरे से छोटी होती चली जाएगा ना। हाँ समझा। और फिर इधर जो है 0 से, तो फिर इधर बढ़ती चल जाएगी, यानी 0 है फिर 1 ये 2 इस तरह से बढ़ती चल जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या किए हैं कि यहाँ तक कि ये पूर्ण संख्याओं का समूह जो है, तो इस पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिए, है ना, शामिल कर दिए। तो हमको एक नया समूह मिल गया ना, नया समूह। तो इस नए समूह को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या? पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक, ठीक है। इसको कहेंगे इंग्लिश में इंटीजर, ठीक है। नहीं रुको ना, अभी इसका आई नहीं होगा, इसका क्या होगा बता रहे हैं। तो समझ में आया कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें तो वो जो समूह हमको मिलेगा वो कौन सा समूह होगा? पूर्णांक का समूह, यानी इंटीजर कहेंगे हम उसको। क्लियर है? अब देखो इंटीजर जो होता है यानी पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। हाँ, अब तुम कहोगे कि इसका स्पेलिंग नेचुरल था तो एन से सूचित किया गया, इसका होल था तो इसको डब्ल्यू से सूचित किया गया। अब इसका इंटीजर है, हाँ इसका इंटीजर है तो इसको आई से क्यों सूचित किया जा रहा है? सॉरी जेड से क्यों? अब बताओ। क्योंकि अब -1 जो है वो बड़ा है और जेड जो है ना सबसे लास्ट वाला है, इसलिए नहीं, वो ये अलग तर्क है, ठीक है। अब अभी हम बता रहे हैं, देखो ये जो होता है ना, किसी जैसे मान लो इसका नेचुरल नाम है इंग्लिश, नेचुरल इंग्लिश वर्ड है, तो इसको इंग्लिश से मतलब इंग्लिश के स्पेलिंग से हमको ले लिया गया, ठीक है। अब इसका है होल तो इसको इंग्लिश के अल्फाबेट से ले लिया गया डब्ल्यू, लेकिन इसका जो पूर्णांक इंटीजर है ना, तो इसको जेड जो लिया गया है, ये जेड जेलिन से लिया गया है। मतलब जेलिन, ये जेलिन एक स्पेलिंग है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है। तो ये जेलिन से लिया गया है इस जेड को, समझ में आया? तो जेलिन, देखो जेलिन है ZEHLEN, जेलिन। तो जेलिन से ये जेड जो है तब इस जेड को लिया गया है पूर्णांक की वजह से, ठीक है। जेलिन का अर्थ होता है गिनना। और इसका एक तो और होता है जेल, देखो ZEHL, जेल मीन्स होता है संख्या, ठीक है। तो इसको यह इस जेड से, यानी ये जो जेड है यहाँ पर ये जेड है ना, तो ये जेड से इसको लिया गया। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है। तो इस पूर्णांक को जो है जेड से सूचित किया जाता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझोगे, इसको मिटाएं। देखो ध्यान से समझो, ये जो तुम प्राकृत संख्या देख रहे हो, ध्यान से समझोगे, जो भी प्राकृत संख्या देख रहे हो, क्या वो सारी प्राकृत संख्या को तुम पूर्ण संख्या में देख रहे हो? सारी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या में देख रहे हो? अरे नहीं देख रहा, देखो तो 1 से शुरू है, 1 से 6 तक इसमें भी है, 1 से 6 तक इसमें भी है। यानी 1 के बाद जितनी भी संख्याएं होगी प्राकृत में, वो सारी संख्याएं पूर्ण में भी होगी। लेकिन प्राकृत में कौन ऐसी संख्या है जो नहीं होगी? जीरो प्राकृत में नहीं होगी लेकिन पूर्ण में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं,
लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो क्या है, पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्ण है। क्यों? देखो ना यहाँ से एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या, और ये जीरो से शुरू होती है, तो जीरो के बाद एक भी है ना इसमें, तो एक के बाद जितनी भी संख्या होगी पूर्ण में वो सारी प्राकृत में भी होगी, है ना। तो पूर्ण संख्या सारी की सारी प्राकृत हो सकती है, सॉरी सारी की प्राकृत जितनी है वो सारी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक से शुरू ये भी है और एक से इसमें भी है पूरा, तो ये इसमें पूरा हो सकता है, लेकिन ये पूरा इसमें नहीं हो सकता क्योंकि जीरो इसमें नहीं है। यानी सारी प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत में जीरो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी, वो सब पूर्णांक में दिख रहा है तुमको, ये पूर्णांक का समूह है ना, तो ये पूर्णांक में दिख रहा है सारा संख्या, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, लेकिन जितनी पूर्णांक है वो सारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ऋणात्मक में अगर हम -3 को बोले कि -3 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक, तो क्या कहोगे? पूर्णांक। ठीक है ना, -3 कौन क्या है? पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा? तो सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो, अगर हम इस सारी संख्या को नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखो, संख्या रेखा के लिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, संख्या रेखा। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, देखो इस तरह से एक रेखा खींच लिए। अब ये संख्या रेखा नहीं है, अब ये सिर्फ एक रेखा है। जब इस पर हम संख्या को दिखाएंगे तब ये क्या होगा? संख्या रेखा, है ना। तो देखो, इसमें कोई भी हम एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु, और उसको O मान लेते हैं। ठीक है, उसको O मान लेते हैं, और O वाला जो बिंदु है वो वहां से शुरू होता है। तो अगर प्राकृत संख्या की बात करो, प्राकृत संख्या, तो अगर यहाँ पर 0 हो, ठीक है, प्राकृत संख्या में तो 0 होता नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, एक, उसके बाद इसके बाद जो दूरी यहाँ पर होगी तो यहाँ पर 2, फिर ये जितनी 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है ना, उतनी ही दूरी यहाँ पर ई देंगे और यहाँ पर 3 देंगे। ठीक है, उतनी ही दूरी पर, फिर यहाँ पर 4, ऐसे करके हम पूरा आगे तक दिखाते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्राकृत संख्या को हम नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं। अब देखो, अगर हम पूर्ण संख्या को नंबर लाइन पे दिखाए तो यहाँ पर एक बिंदु लेंगे कहीं पर भी, इस रेखा के कहीं पर भी, और ये O मान लेंगे इसको। अब ये O 0 हो जाएगा, और फिर इसके दाएं साइड में, सॉरी, 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम पूर्णांक को दिखाते हैं तो देखो, पूर्णांक में भी कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे, उसको O मान लेंगे, वो हो जाएगा 0। अब देखो, इसके दाईं साइड 1 2 3 4, और इसके बाईं साइड जो लिखेंगे वो -1 -2 -3, सभी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो संख्या रेखा है, इस पर हम किसको दिखाए? पूर्णांक को, इस पर पूर्ण संख्या को, और इस पर कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, मिटा इसको। देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब अगर हम मस्ती करेगा बहुत मार मारेंगे, दिख रहा है? चलो हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इधर प्राकृत संख्या का बहुत सारा गुण भी होता है। वो क्या क्या है समझो। देखो, जब हम दो प्राकृत संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब क्या? योग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो देखो, जैसे 2 और 3 को जोड़े। अब बताओ 2 क्या है? प्राकृत संख्या है, और 3 ये प्राकृत संख्या है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो ये 5 भी क्या हुआ? प्राकृत संख्या। यानी 2 प्राकृत संख्याओं का योग भी प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत, सुनो बता रहे हैं, वही बताएंगे। ठीक है,
तो दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसके इस गुण को क्या कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है वो योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है। मतलब जब दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होता है तो इसके ये जो प्राकृत संख्याओं का ये गुण है, इस गुण को हम क्या कहते हैं कि ये जो प्राकृत संख्या है वो अपने योग की संक्रिया के प्रति सापेक्ष होता है। ठीक है। अब इसी तरह मान लो हम दो प्राकृत संख्या को घटाते हैं, जैसे दो में से हम एक घटा दिए तो क्या बचता है? एक बचता है। तो एक भी एक क्या है? एक क्या है? लेकिन अगर हम यही 3 में से 4 को घटाते हैं तो क्या मिलता है? -1। तो ये एक पूर्णांक हो गया। अब तुम ये बताओ कि क्या प्राकृत संख्या जो है वो घटाव में, अगर हम कोई दो प्राकृत संख्या को एक दूसरे से घटाते हैं तो क्या हमें हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगा? नहीं। कभी प्राकृत भी मिल सकता है, कभी पूर्णांक भी मिल सकता है, कभी पूर्ण भी मिल सकता है ना। तो हम इसको ये कहेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो घटाव के संक्रिया के प्रति सापेक्ष नहीं है, मतलब समृद्ध नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? यानी क्योंकि जब हम दो प्राकृत संख्याओं को घटाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक प्राकृत संख्या ही हो, वो पूर्ण भी हो सकता है, वो पूर्णांक भी हो सकता है ना। इसलिए जो प्राकृत संख्याओं के घटाव की संक्रिया है वो समृद्ध नहीं है। ठीक है, घटाव के प्रति जो है यानी प्राकृत संख्या वो समृद्ध नहीं है। ठीक है। अब अगर गुना की बात की जाए तो देखो, जैसे 2 गुने 3 तो 2 दिया 6। अब बताओ कि 2 से हम 3 को गुना किए, 2 और 3 दोनों एक प्राकृत संख्या है और इससे जो बना वो भी एक प्राकृत संख्या है। तो ये जो बना 2 दिया 6, तो बताओ 2 दिया 6 भी एक प्राकृत संख्या है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम दो प्राकृत संख्याओं को गुना करते हैं तो भी एक प्राकृत संख्या मिलता है ना। तो इसका मतलब कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो गुना के संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है ना, समृद्ध है। और अगर मान लो एक प्राकृत संख्या नहीं मिलता तो क्या करते हैं हम कि समृद्ध नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। चलो अब देखो भाग, जब हम भाग करते हैं, पहले भाग करने से पहले एक पूर्ण संख्या के बारे में भी इस तरह से समझ लो। ठीक है, तब इसका हम भाग देखेंगे। तो देखो पूर्ण संख्या जो है, तो मान लो हम 0 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो देखो पूर्ण संख्या को अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो भी एक पूर्ण संख्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको पूर्ण संख्या ही मिलेगा, है ना। पूर्णांक भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन वो प्राकृतिक पूर्ण भी होगा ना, जो प्राकृतिक होगा वो पूर्ण भी होगा ना। इसलिए तो हम पहले भी बता दिए कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारी संख्याएं पूर्ण भी होती है ना। क्योंकि जितना भी तुम संग्रह देख रहे हो प्राकृत संख्या में वो सारा संग्रह तुम पूर्ण में भी देख रहे हो, लेकिन जितना पूर्ण में देख रहे हो वो सारा संख्या प्राकृत में नहीं देख रहे हो, है ना। इसका मतलब जो सारा पूर्ण है वो प्राकृतिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सारा प्राकृत है वो सारा पूर्ण जरूर होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 4 में से 5 को घटाते हैं तो क्या आता है? -1। तो -1 जो है ये पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या घटाव के यानी घटाव की संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है। ठीक है, समृद्ध नहीं है मतलब क्योंकि वो अगर हम दो पूर्णांक को घटाते हैं तो वो पूर्णांक ही नहीं आता है। अगर पूर्णांक ही आगे जब दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो वो पूर्ण संख्या ही आ जाए तो वो समृद्ध है, और अगर पूर्ण के अलावा कुछ आ जाए यानी कुछ क्या कि पूर्णांक आ जाए तो समझो वो समृद्ध नहीं है। समृद्ध क्योंकि वो उसका एक गुण होता है, उसके गुण को समृद्ध बोलते हैं। जैसे मान लो दो प्राकृत संख्याओं का योग अगर प्राकृति आ जाए तो इसका एक गुण हो गया ना, तो इस गुण को उसको समृद्ध कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब देखो, अब अगर पूर्णांक की बात की जाए तो दो पूर्णांक संख्या को जोड़ो, घटाओ या गुना करो तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा तुमको,
क्यों मिलेगा? अब तुम कहोगे कि अगर दो ये देखो, जैसे -2 पूर्णांक है और यहाँ पर 2 पूर्णांक है ना, तो -2 और 2 को जब जोड़ेंगे, देखो -2 और 2 को जोड़ेंगे, देखो जोड़ ही रहे ना, +2 है तो जोड़ ही रहे ना, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो अब 0 तो पूर्णांक, मतलब 0 तो पूर्ण है ना, तो 0 पूर्ण भी है लेकिन पूर्णांक भी है ना, देखो ना पूर्णांक में भी है वो, है ना, तो किसी भी, हाँ ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, तो दोनों कट जाएगा ना, अपोजिट साइड वाला कट जाता है, ठीक है, या घटेगा या कटेगा, तो घटेगा तो भी 0, कटेगा तो भी 0, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो पूर्णांक में जो है ना, दो पूर्णांक को तुम जोड़ो, घटाओ या गुना करो तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णांक है वो योग, घटाओ, गुना, ठीक है, गुना, ये सबकी संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है ना, है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर भाग किया जाए तब देखो क्या मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर हम 4 से 2 को भाग करें तो 4 भी पूर्णांक और 2 भी पूर्णांक, है ना, तो 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम 5/4 लिखे और 4 से 5 में भाग दें तो बताओ तो आएगा यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या, दशमलव में आ जाएगा। देखो पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं, पूर्णांक का मतलब क्या होता है। पूर्णांक का संधि विच्छेद करोगे तो कैसे होगा, पूर्ण जोड़ अंक, देखो ध्यान से देखोगे इधर, पूर्णांक का जो संधि विच्छेद करोगे ना तो लिखा है इस तरह से, पूर्ण जोड़ अंक, यानी पूर्णांक वही होगा जो पूर्ण अंक हो, पूर्ण अंक हो। तो देखो ये 4/5 जो है, ये 5 में हम, एक मिनट इधर देखो, 5 में हम 4 से जो भाग देते हैं अगर, तो देखो 4 इकाई 4, 1 आया, अब नहीं कटा तो यहाँ पर पॉइंट लेके यहाँ पर 0 देंगे, तो अब फिर 4 गुना 8, अब 2 आएगा, अब ये पॉइंट का बार बार 0 उतरता रहेगा, तो 4 पंचे 20। अब देखो क्या आया 1.25, क्या 1.25 एक पूर्णांक है? नहीं है, नहीं है ना, क्यों, ये पूर्ण अंक नहीं है, ये 1.25 है, यानी ये 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में आता है ना, ये 1.25 कह सकते हो, क्या कहोगे, 1.25, ना ये 2 पूरा है और ना 1 पूरा है ना, तो जब 1 पूरा होता तो वो पूर्ण होता, या 2 पूरा होता तो पूर्ण होता, लेकिन ये तो दोनों के बीच में है, तो क्या पूर्ण अंक होगा ये? जब पूर्ण अंक नहीं, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं होगा। तो क्या पूर्ण संख्या जो है वो भाग की संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि वो भाग अगर करेंगे हम 2 पूर्णांक का तो हमको ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही आए। तो अब देखो जब ये दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये पूर्णांक भी नहीं है और ना तुम देख ही रहे हो ये प्राकृतिक भी नहीं है और ना पूर्ण है, तो फिर है क्या? ध्यान से देखो, ये प्राकृतिक नहीं ना है, 5/4 देखते हो प्राकृतिक में है, नहीं है ना, फिर देखो ये पूर्ण में भी है, नहीं है ना, पूर्णांक में है, इस तरह की संख्या तुमको ये तीनों समूह में से कहीं भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? तो ये एक अलग तरह की संख्या है और इसी संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, समझ में आया? तो ये एक अलग तरह की संख्या एक बन गई जिसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो, लेकिन जहां q 0 के बराबर नहीं हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक, तो वैसी संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अभी इसको मिटा देते हैं, फिर से समझा रहे हैं ठीक से परिमेय को, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे इधर, बेटा ये सबको अच्छा ठीक है, इरेजर कर देते हैं, मिटाना शुरू करते हैं।
चलो अब परिमेय संख्या को डिटेल से समझो, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल। क्या बोलते हैं? रेशनल। अब देखो ध्यान से, रेशनल नंबर जो होती है वो p बाई क्यू के रूप में होती है, यानी एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे। और ऐसा माना जाता है कि और p और q के बीच कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एक के अलावा। समझोगे ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम लिखे 5/6, तो 5/6 जो है ये p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, है ना। और ये जो हर है इसका, इसको बोलते हैं हर और इसको अंश, ठीक है। तो ये अंश बट्टा हर के रूप में होता है। देखो ये जो रेशनल है ना, रेशनल जो है ना, ये रेशनल रेशियो से निकला है। ये कहाँ से निकला है रे? अब बैठा दोबारा देखो, रेशनल जो है ना रेशियो से निकला है। कहाँ से निकला है? रेशियो से। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात, ठीक है। अनुपात किसको बोलते हैं? ये जो है ये अनुपात, यानी p/q को हम p अनुपात q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल कहाँ से निकला है? रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी ये p अनुपात q भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर, तो ये q जो है ना, q इसको बोलते हैं हर, ये क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, तो क्वोशिएंट यानी हर। तो देखो ये q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 5/6 है, ये दोनों के बीच तुम देखो तो एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। मतलब देखो जैसे अगर हम 4/8 लिखते हैं तो ये कट सकता है, 4 इकाई 4, 4 गुना 8, यानी इसमें जो है इस 4/8 में घनिष्ठ गुणनखंड था। क्या था? 4 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, है ना। तो यहाँ पर अब 1/2 ऐसी संख्या है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। तो ऐसा मतलब p बाई क्यू का ऐसा रूप जिसमें कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, या कह सकते हो कि परिमेय संख्या का ऐसा रूप जिसमें कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिसमें अंश और हर के बीच या अंश और हर में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वैसा रूप इसका मानक रूप कहलाता है या स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कोई पूछेगा कि क्या 6/8 परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या कहोगे? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच 1, 2 घनिष्ठ गुणनखंड है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब ये 3/4 जो हुआ, तो ये हुआ परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्ण अंक हो, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर का कुछ गुण भी होता है, जैसे देखो हम 2/-3 कभी नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते बताओ? देखो तुम किसी चीज को ऋणात्मक में बांटते हो, देखो हम ये कर सकते हैं कि मार्कर को हम 2 भाग में बांटेंगे, हम ये नहीं कर सकते कि -2 भाग में बांटेंगे। कभी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मतलब किसी भी संख्या के हर में, ठीक है, परिमेय संख्या के हर में ऋणात्मक संख्या नहीं रहता। अगर मान लो ऐसी स्थिति रहे तो क्या होता है कि चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, ये ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, तो ये -2/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या किए, सिर्फ माइनस को ऊपर लिख दिए, बस बात खत्म। नीचे में हर जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और बाकी परिमेय संख्या फिर ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। समझ में आ गया परिमेय संख्या? चलो तो अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत तरीके की परिमेय संख्या होती है, उसको कैसे निकालना है ये सब बाकी जो है बच गया है, वो अगली क्लास में करेंगे। देखो ये चैप्टर का मैथ शुरू करने से पहले, मतलब क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, वो शुरू करने से पहले सबसे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है।